हेलो दोस्तों। तो कॉप 29 चल रहा है अजरबैजान बाकू में। ये 22 तारीख तक चलेगा और इस कॉन्फ्रेंस में कई वर्ल्ड लीडर्स मिसिंग हैं, जैसे कि नरेंद्र मोदी, जी जिनपिंग एंड जॉय बाइडेन। तो क्या है रीजन, क्यों ये मिसिंग है, और आखिर क्या है एनसीक्यूजी एंड सीबीएएम जो लगातार न्यूज में बना हुआ है। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि कौन एब्सेंट है कॉप 19 में, कॉप 29 में, सॉरी। तो चाइनीज प्रेसिडेंट जी जिनपिंग एब्सेंट है, जॉय बाइडेन, इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, German Chancellor Olaf Scholz, Brazilian President Lula da Silva and President of European Commission Ursula von der Leyen। ये सभी वर्ल्ड लीडर्स एब्सेंट हैं। इन्होंने अपने अलग अलग रीजंस दिए हैं कि इलेक्शंस हैं मुंबई में, जैसे कि 20 से इलेक्शंस हैं महाराष्ट्र में, इंडिया में, ठीक है। उन्होंने सबने अपने अलग अलग रीजंस दिए, लेकिन क्या असल रीजंस ये है या कुछ और? असल रीजंस हैं सीबीएएम एंड एनसीक्यूजी, जो कि आज के टाइम पे हॉट टॉपिक्स बने हुए हैं और लगातार डिबेट और न्यूज में अपनी जगह बनाए हुए हैं। तो क्या है कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म एंड न्यू कलेक्टिव क्वांटिफाइड कॉल ऑन क्लाइमेट चेंज। तो इनके बारे में आज हम डिटेल में पढ़ेंगे, इनके इश्यूज पढ़ेंगे, जो कि आने वाले समय में बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रूव होने वाले हैं और ये पूरी तरीके से क्लाइमेट फाइनेंसिंग का चेहरा बदल देंगे। तो ये जानना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। आगे बढ़ने से पहले एक इंट्रोडक्शन देख लेते हैं कॉप 29 बाकू का। ये 29th यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस है, जो कि बाकू अजरबैजान में चल रहा है। मुख्तार बाबाएव इसको प्रिसाइड करेंगे, जो कि करेंटली सर्विंग मिनिस्टर है ऑफ इकोलॉजी एंड नेचुरल रिसोर्सेज ऑफ अजरबैजान। कोप 29 का एम है कि ग्लोबल वार्मिंग को 1.5 डिग्री सेल्सियस तक लिमिट करके रखा जाए। इट विल कॉल फॉर इनहैंस्ड नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशंस। वो चाहेगा कि क्लाइमेट फाइनेंसिंग में बढ़ोतरी हो, कंट्रीब्यूशंस इंक्रीज हो, जिससे कि हम ये टारगेट बनाकर रख सके। ऑल्सो वो चाहेगा कि फॉसिल फ्यूल्स को हटाया जा सके, रिन्यूएबल एनर्जी को इंक्रीज किया जाए और जो इश्यूज हैं जैसे कि मीथेन जैसे इश्यूज से डील किया जाए। कॉप ट्रॉय का देख लेते हैं। कॉप 28 को यूएई ने होस्ट किया था। 29 बाकू कर रहा है और 30th ब्राजील करेगा नेक्स्ट ईयर। सो दिस इज ट्रोइका। अजरबैजान की लोकेशन को लेकर भी काफी विवाद हुआ था, क्योंकि अजरबैजान करप्ट कंट्रीज में आता है और ऑल्सो इट इज अथॉरिटेरियन स्टेट, तो इसको लेकर भी विवाद हुआ था, इसकी लोकेशन को लेकर। तो ओवरऑल देखा जाए तो ये कॉन्फ्रेंस काफी विवादों से घिरा हुआ है और ये अभी तक का सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्फ्रेंस हम इसको कह सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि क्या है कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म, सीबीएएम। ईयू इस कंसेप्ट के साथ आया था इन 2021 और इसको 2023 में रोल आउट किया गया, यानी कि इम्प्लीमेंट किया गया। तो इसमें क्या हुआ? इसमें ईयू ने ये बोला कि जो भी प्रोडक्ट होंगे उन पर टैक्स लगेगा अकॉर्डिंग टू देयर, प्रोडक्ट्स पर टैक्स लगेगा अकॉर्डिंग टू देयर कार्बन फुटप्रिंट। कार्बन फुटप्रिंट दोस्तों आप जानते होंगे क्या होता है, कि किसी भी प्रोडक्ट को बनाने में कितना कार्बन एमिशन हुआ उसको हम कार्बन फुटप्रिंट कहेंगे। तो उस कार्बन फुटप्रिंट के अकॉर्डिंग टैक्स लगेगा ऑन द प्रोडक्ट्स। This is carbon border adjustment mechanism. So it taxes certain products coming in from other countries on the basis of their emissions footprint in their production process। जैसे कि imported steel, अगर स्टील में ज्यादा कार्बन एमिशन हो रहा है तो उस पर टैक्स भी ज्यादा लगेगा, कम हो रहा है तो कम टैक्स लगेगा। तो इससे क्या होगा कि लोकलाइजेशन, जो रीलोकलाइजेशन होता है इंडस्ट्रीज का, उस पर कंट्रोल किया जाएगा। इट विल अलाउ इंडस्ट्रीज इन यूरोप टू रिमेन कॉम्पिटिटिव। वो कॉम्पिटिटिव बनी रहेंगी और उनके हाई एनवायरमेंटल स्टैंडर्ड्स भी होंगे। ऑल्सो ईयू रीजन से जो भी कंट्रीज बाहर दूसरी कंट्रीज में लोकेट कर जाती हैं उस पर भी एक रोक लगेगी, क्योंकि उनको पता है कि फिर उनको ज्यादा टैक्स देना पड़ेगा, क्योंकि ईयू का एमिशन टारगेट्स अलग है, बाकी कंट्री के एमिशन टारगेट्स अलग है। और इसी को लेकर डिबेट बना हुआ है, ठीक है, इसी को लेकर डिबेट भी बना हुआ है। वो क्या बना हुआ है इसको हम आगे देखेंगे। सो इंडस्ट्रीज इन डेवलप्ड इकोनॉमीज विद एमिशन स्टैंडर्ड्स कंपेरेबल टू द ईयू स्टैंड टू बेनिफिट फ्रॉम सीबीएम लाइक मेजर। तो जो कंट्रीज जिनका एमिशन स्टैंडर्ड ईयू के ही तरह है, ईयू के ही बराबर है या कंपेरेबल है, उनको तो इस मेजर से फायदा होगा, क्योंकि उनको टैक्स नहीं देना पड़ेगा। ईयू का एमिशन सेम, उस कंट्री का एमिशन सेम, तो वो टैक्स नहीं देंगे। लेकिन बाकी कंट्रीज के लिए प्रॉब्लम होगी, वो हम आगे देखते हैं। hence become more competitive in यूरोपियन मार्केट। तो कंपटीशन भी बढ़ेगा बिटवीन द इंडस्ट्रीज, ठीक है। अब इससे इश्यूज क्या रिलेटेड है विद सीबीएएम? बेसिक ग्रुप, बेसिक यानी कि ब्राजील, साउथ अफ्रीका, इंडिया एंड चाइना। बेसिक ग्रुप ने ये मुद्दा उठाया है। उन्होंने बोला है कि सीबीएएम अनफेयरली टारगेट करता है डेवलपिंग कंट्रीज को। ऐसा क्यों कहा है उन्होंने? क्योंकि डेवलप्ड कंट्रीज के एमिशन टारगेट्स
और डेवलपिंग कंट्रीज के एमिशन टारगेट्स में जमीन आसमान का फर्क है। डेवलप्ड कंट्रीज हाई टारगेट्स रख सकती हैं, लेकिन डेवलपिंग कंट्रीज जो कि आज भी लार्जली डिपेंडेंट है फॉसिल फ्यूल्स पे, उनके लिए सिमिलर टारगेट्स रखना मुश्किल है। तो इससे क्या होगा, उनको हाई टैक्सेस देने पड़ेंगे जब भी वो ईयू कंट्रीज के साथ ट्रेड करेंगी। ठीक है, तो दैट्स वाई उन्होंने बोला है बेसिक कंट्रीज ने कि CBAM अनफेयर है, और उन्होंने ये भी मेंशन किया है दैट इट वायलेट्स द प्रोविजंस ऑफ एग्जिस्टिंग इंटरनेशनल रेगुलेशंस। उन्होंने बोला है कि जो हमारे एग्जिस्टिंग रेगुलेशंस है, रूल्स हैं क्लाइमेट को लेकर, उनको भी ये वायलेट करता है, इसलिए उन्होंने बोला है कि ये अनफेयर है। बट ईयू ने ऐसे एलिगेशंस को डिनाई कर दिया है। ठीक है, बेसिक कंट्रीज और बाकी डेवलपिंग कंट्रीज का ये भी कहना है कि ये डेवलप्ड वर्ल्ड को तो हेल्प करेगा, लेकिन डेवलपिंग कंट्रीज के लिए ये डिसएडवांटेजेस क्रिएट करेगा। इससे एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिवनेस कम होगी, बेसिकली जो ट्रेड कॉम्पिटिशन है वो हमारा हर्ट होगा। ऑल्सो डेवलपिंग कंट्रीज ने पॉइंट आउट किया है कि CBM डिफरेंशिएशन के प्रिंसिपल को ओवरलुक करता है। डिफरेंशिएशन का प्रिंसिपल क्या होता है दोस्तों, कि इसको बोलते हैं कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड रिस्पेक्टिव कैपेबिलिटीज। इसका मतलब ये है कि सभी कंट्रीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो क्लाइमेट चेंज को एड्रेस करें, लेकिन उनके जो ऑब्लिगेशन है, यानी कि उन पर जो भी डिमांड्स उनके आगे रखी जाती हैं, जो भी टारगेट सेट किए जाते हैं, वो उनकी कैपेसिटीज, उनकी क्षमताओं और उनकी सर्कमस्टेंसेस के अकॉर्डिंग अलग अलग हो सकते हैं। हर कंट्री, हम जानते हैं कि पूरी दुनिया में रीजनल वेरिएशंस है, राइट। पूरी दुनिया में रीजनल वेरिएशंस है, हर कंट्री से अलग है। तो कुछ कंट्रीज अफोर्ड नहीं कर सकती कि वो इतने क्लाइमेटिक एमिशंस को कंट्रोल कर पाए, राइट। तो उसी के लिए बोलते हैं कि ऑब्लिगेशंस अलग अलग हो सकते हैं अकॉर्डिंग टू द कैपेसिटीज एंड सर्कमस्टेंसेस। इसी को डिफरेंशिएशन का प्रिंसिपल बोला जाता है। तो डेवलपिंग कंट्रीज ने यही बोला है, क्योंकि ईयू ने तो सभी के लिए एक ही प्रिंसिपल लागू कर दिया है ना CBM के थ्रू। तो उन्होंने बोला है कि डिफरेंशिएशन के प्रिंसिपल को हर्ट करता है। ठीक है, और स्टडी बाय एक एशियन डेवलपमेंट बैंक की स्टडी है, उन्होंने ये बोला है कि CBM जैसे मेजर्स का कोई खास फर्क वैसे भी ग्रीन हाउस एमिशंस के ऊपर नहीं पड़ेगा। तो ओवरऑल हम ये कह सकते हैं कि CBM को लेकर हॉट डिबेट बना हुआ है बिटवीन द डेवलपिंग कंट्रीज एंड द डेवलप्ड कंट्रीज। ठीक है, तो दिस इज वन ऑफ द रीजन। पहली बात तो ये एक है, और इसको लेकर अभी तक कोई भी प्रॉपर नेगोशिएशन नहीं हुआ है कंट्रीज। इट सीम्स लाइक, ऐसा लग रहा है दैट डेवलप्ड कंट्रीज स्पेशली EU हैज बीन अवॉइडिंग इट टू डिस्कस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं दूसरा टॉपिक NCQG। ये लगातार न्यूज में बना हुआ है एंड आई थिंक दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। सो न्यू कलेक्टिव क्वांटिफाइड गोल ऑन क्लाइमेट चेंज। सो क्या है NCQG? NCQG पेरिस एग्रीमेंट, जो कि क्लाइमेट फाइनेंसिंग से जुड़ा हुआ है, इसका एक की एलिमेंट है। एंड NCQG क्या करेगा, न्यू फाइनेंशियल टारगेट्स को डिजाइन करेगा, उन्हें सेट करेगा टू सपोर्ट डेवलपिंग कंट्रीज। ठीक है, पेरिस एग्रीमेंट ये कहता है कि डेवलप्ड कंट्रीज हैं वो डेवलपिंग कंट्रीज को असिस्ट करेंगी। डेवलप्ड कंट्रीज विल असिस्ट द डेवलपिंग कंट्रीज सो दैट दे कैन मीट द एमिशन टारगेट्स फॉर क्लाइमेट चेंज। ठीक है, तो इसके लिए असिस्ट करती हैं, फंड्स प्रोवाइड करती हैं। तो NCQG सक्सीड करेगा प्रीवियस गोल को, जो कि 2009 में सेट किया गया था। 2009 में कोपेनहेगन क्लाइमेट समिट हुआ था, जिसमें ये गोल सेट किया गया था कि डेवलप्ड कंट्रीज $100 बिलियन पर ईयर मोबिलाइज करेंगी 2020 तक डेवलपिंग कंट्रीज के लिए, क्लाइमेट एज अ पार्ट ऑफ क्लाइमेट फाइनेंसिंग। ठीक है, तो इसी के बाद अब NCQG आया है, जो कि नए टारगेट सेट करेगा। तो आई होप द इंट्रोडक्शन इज क्लियर टू यू। NCQG अभी नेगोशिएशन में है और इसको फाइनलाइज करने की उम्मीद 2025 तक है। तो ये नए नए टारगेट सेट करेगा। ऑल्सो ये बताएगा कि डेवलप्ड कंट्रीज का 2025 के बाद क्या टारगेट होना चाहिए। ठीक है, 2025 तक तो हमें पता है कि $100 बिलियन का टारगेट है पर ईयर, लेकिन उसके बाद बाय 2020 ये पूरा मोबिलाइज करना ही है। अब ये नए टारगेट जो सेट करेगा वो 2025 के बाद के टारगेट सेट करेगा। डेवलपिंग कंट्रीज है, उन्होंने भी अपनी बताया है कि उनको कितने बजट की या फिर क्या टारगेट सेट होना चाहिए, उन्होंने ये सब बताया है। तो डेवलपिंग कंट्रीज, पर्टिकुलरली स्मॉल आइलैंड स्टेट एंड लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज, उन्होंने बोला है कि हम सबसे ज्यादा वनरेबल है। एंड दिस इज द फैक्ट, दिस इज ज्योग्राफिकल फैक्ट कि दैट LDCs डेवलपिंग कंट्रीज सबसे ज्यादा वनरेबल होते हैं, स्पेशली आइलैंड स्टेट, जो कि क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट भुगतते हैं। जैसे कि आइलैंड होते हैं वो पूरे के पूरे पानी में सबमर्ज हो जाते हैं, फ्लड आ जाता है। ठीक है, बहुत सी डेवलपिंग कंट्रीज में। तो उन्होंने
नए टारगेट सेट किए फॉर द क्लाइमेट फाइनेंस, एंड एनसीक्यूजी हेल्प कर सकता है कि उनको प्रॉपर फंड्स मिले, सो दैट उनका एक रेजिलियंस बिल्ड हो, वो आगे बढ़ पाए, उनकी कम्युनिटीज को भी हम प्रोटेक्ट कर पाए। ठीक है, एनसीक्यूजी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा प्राइवेट क्लाइमेट फाइनेंस को भी लाने में। एनसीक्यूजी का मानना है कि पब्लिक फंड आर नॉट इनफ, प्राइवेट एंटिटीज को, प्राइवेट प्लेयर्स को, स्टेक होल्डर्स को इंक्लूड करना बहुत इंपॉर्टेंट है। सो इट हैज द पोटेंशियल टू इंप्रूव अकाउंटेबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी इन क्लाइमेट फाइनेंस, क्योंकि कंट्रीज को एक साथ लाएगा। ठीक है, तो ओवरऑल अभी तक तो देखा जाए तो सब कुछ हमें अच्छा लग रहा है, सबको हमें सही लग रहा है कि एनसीक्यूजी इंपॉर्टेंट है, नो डाउट कि हमें नए टारगेट सेट करने की जरूरत है। लेकिन अब बात इधर ये आती है कि फिर इशू क्या है, क्यों कंट्रीज एक कंसेंसस में नहीं आ पा रही हैं, क्यों वो एक फंड या बजट डिसाइड नहीं कर पा रही हैं। तो हम इश्यूज देखते हैं कि एनसीक्यूजी से जुड़े हुए इश्यूज क्या हैं। तो इश्यूज, सो बेसिकली ये बहुत ही टेक्निकल एंड हाईली पॉलिटिसाइज्ड इशू है, क्योंकि इसमें लगातार डेडलॉक्स हो रहे हैं। ठीक है, फर्स्ट इश्यू हम अगर देखें तो क्या है, क्लैरिटी ओवर द बजट। ओके, एनसीक्यूजी के जो नेगोशिएटर्स हैं वो कई सारी कैलकुलेशन पे अपना एक टारगेट सेट करने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि एनजीओज ने दिया है, मैनेजमेंट कंसल्टेंसीज ने दिया है, सेवरल रिसर्च ग्रुप्स ने दिया है, उन्होंने डिफरेंट डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट लिए हैं, तो बेसिकली बहुत कंफ्यूजन हो गया है। और तो इस वजह से क्लैरिटी नहीं आ पा रही है बजट को लेकर। सेकेंड थिंग, डेवलपिंग कंट्री ग्रुप्स इंक्लूडिंग द लाइक माइंडेड डेवलपिंग कंट्रीज जैसे कि अरब ग्रुप, अफ्रीकन ग्रुप, उन्होंने अपने टारगेट्स प्रपोज किए हैं। उन्होंने बोला है कि डेवलप्ड कंट्रीज को 1 to 1 ट्रिलियन डॉलर पर ईयर मोबिलाइज करना चाहिए। पाकिस्तान ने अभी तक सबसे ज्यादा डिमांड रखी है 2 ट्रिलियन डॉलर की। ठीक है, तो ये जो नई डिमांड्स है इसको पूरा करने में या फिर इसको अप्रूव करने में हम कह सकते हैं डेवलप्ड कंट्रीज हिचकिचा रही है। सो इट डिमांड्स, दिस डिमांड्स रेज द इश्यू ऑफ प्लॉजिबिलिटी। ठीक है, नेक्स्ट इज, आप जैसे कि देख सकते हैं चार्ट दिया हुआ है। सो दीज आर द टारगेट्स जो हमारे सेट किए गए थे, पहले के जो सेट किए हुए हैं, एंड दीज आर द टारगेट्स जो 2025 से सेट करने की बात चल रही है बाय लाइक माइंडेड डेवलप्ड कंट्री, डेवलपिंग कंट्रीज, अरब ग्रुप एंड अफ्रीकन ग्रुप। तो आप देख सकते हैं कि बहुत ज्यादा फर्क है, राइट बहुत ज्यादा फर्क है। ये करीब करीब 10 गुना, बहुत ज्यादा, मेनी टाइम्स fold, these are more than the previous targets. So this is the main issue, high target set by the developing countries। आगे बढ़ते हैं, अदर इश्यूज क्या है, ग्लोबल नॉर्थ है, उनका ये कहना है कि अब इमर्जिंग इकोनॉमीज जैसे कि चाइना, गल्फ स्टेट्स, उनको भी कंट्रीब्यूट करना शुरू करना चाहिए। ऑलमोस्ट 23 कंट्रीज हैं इफ आई एम नॉट रॉन्ग जो कि कंट्रीब्यूट करती हैं। और अब जो डेवलप्ड नेशंस है उनका ये मानना है कि इमर्जिंग कंट्रीज, इमर्जिंग इकोनॉमीज जो कि वे स्ट्रोंगर हैं पहले से, उन्हें अब कंट्रीब्यूशन करने चाहिए अंडर द यूएन क्लाइमेट रिजीम ऑफिशियली। ठीक है, डेवलपिंग कंट्रीज इस पर ये कहती हैं क्योंकि डेवलप्ड कंट्रीज अपना टारगेट पूरा नहीं कर पा रहे हैं। हमेशा दोस्तों आप ये चीज याद रखिएगा कि क्लाइमेट फाइनेंसिंग के टारगेट जो कि 2020 तक सेट किए गए, जो कि आगे भी जो सेट किए जाएंगे या अभी तक जो सेट किए गए हैं, उनको लेकर हमेशा इश्यूज रहे हैं, कभी भी स्मूथ राइड नहीं रही है। जो डेवलप्ड कंट्रीज है वो पीछे रही है। यूएस फॉर एग्जांपल, यूएस का जो भी कंट्रीब्यूशन रहा है अभी तक, उसमें बहुत ज्यादा हमें गिरावट देखने के लिए मिलती है। सो दिस इज अ पॉइंट ऑफ कंसर्न। ठीक है, तो ऑन द बेसिस ऑफ सच फैक्ट्स डेवलपिंग कंट्रीज का ये कहना है क्योंकि डेवलप्ड कंट्रीज अपने टारगेट्स पूरे नहीं कर पा रही हैं, इसलिए अब वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज को शिफ्ट कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट इश्यू इज कि किस टाइप का फाइनेंस कंट्रीब्यूट करना चाहिए, कौन सा किस टाइप का फाइनेंस ऐसा होना चाहिए जो कि हमें इस बजट में डालना चाहिए। डेवलपिंग नेशंस कहते हैं कि पब्लिक मनी डालो, डेवलप्ड कहते हैं कि ग्लोबल इन्वेस्टमेंट इन्फ्लोज होंगे, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट ही होगी। ठीक है, तो इसको लेकर भी एक डेडलॉक बना हुआ है। इसका मतलब कि नेशंस के बीच में कंसेंसस नहीं आ पा रहा है। तो ओवरऑल आप देख सकते हैं कि एक तरफ है डेवलपिंग कंट्रीज, एलडीसीज हैं, एक तरफ है एलएमडीसीज, और एक तरफ है डेवलप्ड। ठीक है, तो इनके बीच में काफी इश्यूज को लेकर एक डेडलॉक बना हुआ है, जिस पर अभी तक कोई भी हमें साफ साफ क्लैरिटी या रेगुलेशंस देखने के लिए नहीं मिले हैं। तो अब इन सबको कैसे सॉल्व किया जा सकता है। ठीक है, तो हमने मेन दो चीजें देख ली कि किस तरीके से कार्बन बॉर्डर मैनेजमेंट मैकेनिज्म एंड एनसीक्यूजी, ठीक है, तो ये किस तरीके से एक डेडलॉक का टॉपिक बने हुए हैं बिटवीन बोथ द जोन्स।
तो अब क्या किया जा सकता है? सबसे पहली ज़रूरत है हमें कंसेंसस बिल्ड करने की। बहुत ज़रूरत है कि सारी कंट्रीज़ एक ही टेबल पे बैठे और आराम से बातचीत करें। कोई उठ कर ना जाए, कोई गुस्सा होकर ना जाए। कंसेंसस बिल्ड होना चाहिए, क्योंकि क्लाइमेट चेंज दोस्तों किसी भी एक कंट्री का मुद्दा नहीं है, या ये क्लाइमेट चेंज ना ऐसा नहीं है कि सिर्फ़ और सिर्फ़ डेवलपिंग कंट्रीज़ का मुद्दा है, या फिर डेवलप्ड कंट्रीज़ का मुद्दा है, या फिर आइलैंड कंट्रीज़ का मुद्दा है, ठीक है? क्लाइमेट चेंज पूरी दुनिया को एक साथ डुबाएगा। तो इसी वजह से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि इन कंट्रीज के बीच में कंसेंसस हो, एक म्यूचुअल रिस्पेक्ट और अंडरस्टैंडिंग के साथ, और भागे नहीं वो डिस्कशन से। जैसे कि सीबीएम को अभी तक कहीं पर भी पूरी तरीके से डिस्कस किया ही नहीं गया है। 11 नवंबर को बाकू का शुरू हुआ था कॉन्फ्रेंस, उसमें मुद्दा उठाया गया था, बट अगेन देयर वाज अ डेडलॉक। उसके बाद डाइवर्स फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स को यूज किया जाए, ऐसा ना हो कि सिर्फ पब्लिक फंड या प्राइवेट। डाइवर्सिटी होनी चाहिए, मोर स्ट्रैटेजिक इन नेचर होना चाहिए। इसीलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को रिफॉर्म किया जाए। जो भी इंस्टीट्यूशंस प्रोवाइड करते हैं लोन्स, बजट एंड वॉट एवर एंड वॉट सो एवर फाइनेंशियल रिसोर्सेज दे प्रोवाइड, सो रिफॉर्म्स आर रिक्वायर्ड। ठीक है, एक नए सेट्स ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस होने चाहिए विद द न्यू टारगेट्स। अगेन, देर इज इम्पोर्टेंट टू बैलेंस द नीड्स ऑफ मिटिगेशन एंड एडप्शन। हमें पता है कि इश्यूज क्या है, ठीक है, हमें पता है कि टेम्परेचर बढ़ रहा है, कि फ्लड ज्यादा आ रहे हैं, हम नेचुरल डिजास्टर्स जो है, ह्यूमन मेड डिजास्टर्स बढ़ रहे हैं, एवरीथिंग वी नो रिलेटेड टू द क्लाइमेट चेंज, ओके। लेकिन अगर हम उनके लिए टारगेट सेट कर रहे हैं, तो जरूरी भी ये है कि जो टारगेट्स है वो प्रैक्टिकल इन नेचर होना चाहिए। एक हमें बैलेंस करने की जरूरत है मिटिगेशन और एडेप्शन में, कि क्या करना चाहिए और क्या किया जा सकता है, इन दोनों में बैलेंस करना। इसीलिए इंपॉर्टेंट है कि प्रैक्टिकल, रियलिस्टिक एंड एमिशन टारगेट्स सेट किए जाएं। ऑल्सो इट नीड्स टू हैव अ ग्रेटर इंक्लूसिविटी। जो भी जेंडर गैप हमें देखने के लिए मिलता है इन दिस कॉन्फ्रेंसेस, जेंडर गैप हो गया, या फिर जो वेल्थ में जो गैप देखने के लिए मिलता है, उसको कम करने की जरूरत है, इंक्लूसिविटी को बढ़ाने की जरूरत है, ताकि जो नेशनल हमारे जो भी कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं उनको प्रॉपर तरीके से डिलीवर किया जा सके। क्लाइमेट चेंज एक बहुत बड़ा मुद्दा है, इसको हल्के में नहीं लिया जा सकता, एंड सच कॉन्फ्रेंसेस लाइक कॉप, दीज आर द बेड रॉक टू डील विद सच इश्यूज। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि कंसेंसस आए और कंट्रीज आराम से आपस में बैठकर बातचीत करके एक प्रैक्टिकल टारगेट को सेट करें। सो दैट वाज इट, थैंक यू वेरी मच। प्लीज इस न्यूज से जुड़े रहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड आई होप यू लाइक्ड इट। थैंक यू।